अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड मोशन इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्रिक्शन। बेटा फ्रिक्शन होती क्या है? ये एक रिएक्शन फोर्स है। लास्ट टाइम आपने टेंशन के बारे में पढ़ा था कि टेंशन एक रिएक्शन फोर्स है। किस में जनरेट होती है? स्ट्रिंग में। अगर स्ट्रिंग के साथ कोई बॉडी अटैच की हुई है तो टेंशन जनरेट होगी स्ट्रिंग में। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? ये भी एक रिएक्शन फोर्स है। ये किस में जनरेट होगी? आप जानते हैं कि अगर आप किसी बॉडी पर एक्शन करेंगे, आप कोई एक्शन फोर्स लगाएंगे तो नतीजे के तौर पर रिएक्शन फोर्स जनरेट होगी। तो फ्रिक्शन भी खुद से जनरेट नहीं होगी जब तक कि आप बॉडी पर कोई एक्शन फोर्स नहीं लगाएंगे। सपोज करते हैं हमारे पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी को हमने इस सरफेस पर, ये सरफेस हो गई हमारे पास। बेटा इस सरफेस के ऊपर मैंने ये बॉडी रखी हुई है। अगर मैं इस बॉडी के ऊपर बेटे फोर्स लगाता हूँ, लेट सपोज मैं बॉडी पर फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, तो बेटा बॉडी क्या करेगी? बॉडी आगे की तरफ मूव होने की कोशिश करेगी। सपोज करते हैं बॉडी में इस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो गया? फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो बेटे अब क्या होगा? अब बॉडी आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगी, इस जगह पे एक रिएक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगी। वो फोर्स क्या चाहेगी कि बॉडी आगे की तरफ मूव ना करे, यानी ये फोर्स बॉडी को मूव करने में रोकेगी। तो बेटा ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसी फोर्स को हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। और वो किसके बराबर है? फ्रिक्शन के बराबर है। फ्रिक्शन फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द फोर्स विच ओवर एनदर। तो बेटा फ्रिक्शन क्या है? वो फोर्स है विच ओपोजेस, जो मुखालफत करती है किस चीज़ की? द मोशन, हरकत की, ऑफ वन बॉडी, एक बॉडी की, ओवर अनदर बॉडी। मतलब अगर आप एक सरफेस पर एक बॉडी रखते हैं और आप फोर्स लगाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होगी। जो फोर्स ये चाहेगी कि बॉडी मूव ना करे, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? जो चाहेगी कि बॉडी मूव ना करे, उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या सिर्फ फ्रिक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस जगह पे मैंने स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया। वैसे हम फ्रिक्शन फोर्स है, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटे अगर मैंने इसकी डेरिवेशन करनी हो, फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला डिराइव करना हो, तो बेटा ये चीज़ प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की गई है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, बेटा इसकी अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is directly proportional to, force of friction is directly proportional to बेटे what? Surface reaction। आपको याद होगा सरफेस रिएक्शन मैंने आपको समझाया था। जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस पर लाई कर रही है तो बॉडी में हमेशा एक फोर्स होती है डाउनवर्ड। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? वेट की फोर्स। बेटा क्या बॉडी नीचे जा रही है? नहीं, बॉडी तो ऐसे मूव कर रही है इस फोर्स की वजह से, नीचे बॉडी नहीं जा रही। इसका मतलब है इस फोर्स को बैलेंस किया हुआ है। इस फोर्स को जिसमें बैलेंस किया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आर। और उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है बेटा? दिस इज सरफेस रिएक्शन। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जब भी किसी बॉडी को सरफेस पर हमने रखा हुआ है, वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, उसको बैलेंस करने के लिए एक सरफेस रिएक्शन अपवर्ड एक्ट करेगी। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस सरफेस रिएक्शन के। इस चीज़ को मैं अगर सिंबॉलिक लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैंने कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। बेटा जब भी प्रोपोर्शन हटाएंगे हमें क्या लगाना पड़ेगा? कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा। एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। अब ये म्यू क्या चीज़ है? बेटा ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है म्यू। अब बेटा इस म्यू को डिफाइन करते हैं कि म्यू क्या चीज़ है। ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहां पर डिफाइन कर देते हैं कोएफिशिएंट। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मैंने डिफाइन करना है तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, म्यू बराबर है। बेटा मुझे अगर म्यू की वैल्यू चाहिए, आर इधर क्या हो रहा है? म्यू के साथ मल्टीप्लाई, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? एफ के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, एफ अपॉन आर। तो मैं कह सकता हूं कि म्यू एक रेशियो है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक रेशियो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सरफेस रिएक्शन का। लेकिन बेटा हमें इसको डिफाइन किस तरह करना होता है? हमें इसके बारे में सिर्फ एक बात बतानी होती है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बेटा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस पर। एक सरफेस है बहुत रफ है, उसकी म्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। एक सरफेस है ग्लास, बहुत
क्या है, स्मूथ है, उसकी म्यू की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो बेटा फोर्स ऑफ म्यू किस चीज़ पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर। तो मैं कह सकता हूँ कि बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, एक तो सरफेस रिएक्शन पर डिपेंड करती है, दूसरी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सरफेस पर। तो हम ये बात इस तरीके से कहते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक म्यू के ऊपर यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर, और दूसरी किस चीज़ पर, आर यानी सरफेस रिएक्शन के ऊपर। बेटा अब हमने नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़नी है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन दो किस्म की है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन है और दूसरी काइनेटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है बेटा, वर्ड स्टैटिक से क्या मुराद है, जो चीज़ रुकी हुई है। अब फ्रिक्शन क्या होती है, दो सरफेसेस के दरमियान होती है, दो बॉडीज़ की सरफेसेस के दरमियान। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटे, व्हेन वन बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद अनदर। बेटा ये बात तो हर फ्रिक्शन में है, व्हेन वन बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद अनदर बॉडी इन रेस्ट। बेटा अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में और हम बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, उसके बावजूद बॉडी मूव नहीं करती है, तो बेटा इस जगह पे जो फ्रिक्शन है इन दो बॉडीज़ के दरमियान, उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, लेट सपोज ये मैंने बॉडी एक सरफेस बना दी, इस सरफेस के ऊपर मैंने ये दूसरी बॉडी बना दी। बेटा इन दोनों बॉडीज़ की सरफेसेस, ये देखिए ये चीज़ इस बॉडी की सरफेस से क्या है, कॉन्टैक्ट में। मैं बॉडी पर फोर्स लगाता हूँ बट दे बोथ आर एट रेस्ट, ये दोनों क्या है, रुके हुए हैं। ना ये बॉडी इसके हिसाब से मूव कर रही है, ना ये इसके हिसाब से मूव कर रही है। हमने फोर्स इस पे लगाई है, इसको मूव करना चाहिए था, ये मूव नहीं कर रही है। इस वक्त एक अपोजिट फोर्स है जो कि इस बॉडी को मूव होने से रोक रही है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और डेट फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हेन वन बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद अनदर बॉडी एट रेस्ट, दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में और रेस्ट में, उस वक्त उन बॉडीज के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर हो गया बेटे। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं बॉडी पर फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन और बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी बेटे, अगर यहाँ से 10 है तो इसका मतलब है यहाँ से इस साइड से 10 न्यूटन बैलेंस हो रही है, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होती तो बॉडी आगे चली जाती। इस तरफ से मैंने 10 न्यूटन बढ़ाई, इस तरफ से भी क्या हुई, 10 न्यूटन अपोजिट फोर्स लगी, बॉडी मूव नहीं कर रही। यानी जितनी फोर्स मैं लगा रहा हूँ और अगर बॉडी मूव नहीं कर रही तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितनी होगी, उतनी ही होगी। मैंने 10 न्यूटन से बढ़ाकर 11 न्यूटन कर दी, अब उधर से भी 11 न्यूटन ही लग रही है, उधर से फोर्स दोबारा ज़्यादा हो गई, दोबारा बॉडी मूव नहीं कर रही है। इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी होगी, 11 न्यूटन। इसका मतलब है मैं ये वैल्यू बढ़ाता जाऊँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन एक वक्त तक के। किस तरीके से, एक वक्त तक के। मेरे पास ये बॉडी पड़ी हुई है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, बॉडी मूव नहीं कर रही, मैंने फोर्स की वैल्यू थोड़ी और बढ़ा दी तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ गई, नहीं वैल्यू, बॉडी मूव नहीं कर रही। एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं ये वैल्यू बढ़ाते जाऊँ, उधर से वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन इधर की एक लिमिट है, सरफेस की एक लिमिट है कि कितनी जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरी फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी, उसी लम्हे बॉडी क्या हो जाएगी, मूव करना शुरू कर देगी। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर मैं एक और छोटे से डेफिनेशन को ऐड कर रहा हूँ, उसको मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है बेटा, एक्चुअली इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके बाद बॉडी मूव करने लगेगी। तो बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आफ्टर दैट, इस वैल्यू के बाद, आफ्टर दैट बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। बात समझ में आई। मैं बॉडी पर अगर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स भी 10 न्यूटन होगी। अगर मैंने 11 न्यूटन कर दी, फ्रिक्शन फोर्स भी 11 न्यूटन हो जाएगी। अगर ये दोनों बराबर है तो बॉडी मूव करेगी नहीं। मैं फोर्स और बढ़ाऊंगा ताकि बॉडी मूव करे। मैंने 12 न्यूटन कर दी, सपोज करते हैं ये भी 12 न्यूटन हो गई। अब जैसे ही मैंने इसको
12 से बढ़ाकर 13 किया, ये 12 ही रही, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सरफेस रिएक्शन पर डिपेंड कर रही है और किस पर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ सरफेस पर। इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद क्या होगा बेटा, मैंने जैसे ही 13 की, ये 12 ही रही, 1 न्यूटन का फर्क आ गया, बॉडी मूव करने लग जाएगी। इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी स्टैटिक फ्रिक्शन की, 12। ये मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्योंकि इस वैल्यू के बाद जैसी वैल्यू बढ़ रही है फोर्स की, एक्शन फोर्स की जैसी वैल्यू बढ़ रही है, बॉडी स्टार्ट्स मूव हो रही है, बॉडी स्टार्ट कर रही है मूव करना। तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। आफ्टर दैट वैल्यू बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट कौन सी हमारी है फ्रिक्शन की टाइप, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप हो गई स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा सेकंड टाइप, विच इज काइनेटिक फ्रिक्शन। बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन को हम एक और नाम देते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसे हम एक और नाम देते हैं, और वो क्या है, काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन क्या है, इट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, force of friction between moving bodies। बेटा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो दो मूव करती हुई बॉडीज के दरमियान हो। एक बॉडी ये है सरफेस, दूसरी बॉडी ये है ये मार्कर। बेटा ये मार्कर इस बॉडी पर मूव कर रहा है, मूव तो कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स अब भी लग रही है। ये देखें जिस तरीके से ये था, बॉडी 1 न्यूटन की वजह से मूव कर रही है, तो अभी भी फ्रिक्शन फोर्स तो लग रही है। बेशक बॉडी मूव करने लग जाए, फ्रिक्शन फोर्स इतनी ही रहेगी। बेटा अगर बॉडी मूव कर रही है तो अब भी एक अपोजिशन फोर्स लग रही है। अगर बॉडी, दो बॉडीज मूव कर रही है, उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है उसे मैं क्या कहता हूँ, उसे मैं कहता हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन, या उसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा, डायनेमिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन दो किस्म की है, तो इसका मतलब है जो सेकंड टाइप है फ्रिक्शन की, उसके मैं दो पार्ट्स बना देता हूँ। एक पार्ट ए, उसे मैं क्या कहूँगा बेटा, डेट विल बी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और बेटा इसका दूसरा पार्ट बन जाएगा पार्ट बी, और वो क्या हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर मूव कर रही है तो इट्स काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर वो मूव कैसे कर रही है, स्लाइड करते हुए मूव कर रही है, तो उन दो स्लाइडिंग बॉडीज के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसे मैं क्या कहूँगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और बेटा अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल कर रही है, जिस तरह ये मार्कर रोल कर रहा है, तो बेटा उन दो बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सी हो जाएगी, उन दो बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगी रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर हो गया बेटे। व्हेन वन बॉडी, व्हेन राइड्स ओवर अनदर, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लाइड करेगी, द फ्रिक्शन एक बॉडी इस तरीके से, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करेगी, तो बेटा अगर मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी। डेट फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और बेटा रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगी, बिल्कुल सेम डेफिनेशन, स्लाइड की जगह पे क्या कर देंगे, रोल का वर्ड यूज कर लेंगे। व्हेन वन बॉडी रोल ओवर अनदर बॉडी, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करेगी, द फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन देम, तो उन दोनों के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी, डेट फ्रिक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल वर्ड, बेटा ये एक सरफेस आ गई, इस सरफेस के ऊपर ये मैंने एक बॉल ले ली। बेटा अगर मैं इस बॉल को इस सरफेस के ऊपर इस तरीके से पुश करूंगा तो क्या ये स्लाइड होगी बॉल, नो, बल्कि ये बॉल इस तरीके से रोल होते हुए आगे जाएगी। तो बेटा ये बॉल इस तरीके से रोल होते हुए आगे जाएगी। अभी जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, डेट फ्रिक्शन, विच इज जो फ्रिक्शन इस रोलिंग बॉडीज को रोकने की कोशिश कर रही है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कहलाएगी बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। बेटा नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन की वजह से हम चल सकते हैं। बेटा फ्रिक्शन की वजह से कोई कील जो है हम दीवार में ठोक सकते हैं। बेटा फ्रिक्शन की वजह से जो इंजन के पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर चल सकते हैं। बेटा ये सारे फ्रिक्शन के क्या हैं, एडवांटेजेस हैं। बेटा हमारे जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो हम मूव करवा सकते हैं, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना हो हम ये सारे काम ना कर सकें।
डिसएडवांटेजेस फ्रिक्शन के क्या है बेटा? फ्रिक्शन की वजह से जो मशीन है उसकी एफिशिएंसी कम होती है, उसमें वेयर टेयर होती है, मतलब वो घिस जाते हैं, जो मशीन की लाइफ है वो कम हो जाती है। बाज़ औक़ात हमें कोई काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। ये डिसएडवांटेजेस हैं। आपने एडवांटेजेस भी याद करने हैं, डिसएडवांटेजेस भी याद करने हैं। बेटा फ्रिक्शन को हम कम कैसे कर सकते हैं? हम लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं, ऑयल इस्तेमाल करते हैं। दो सरफेसेस के दरमियान क्या हो जाती है? फ्रिक्शन कम हो जाती है। हम सरफेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाते हैं। हम जितने भी स्लाइडिंग पार्ट है मशीन के उसको रोलिंग में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम होती है। तो बेटा ये इसकी कुछ तरीके होते हैं कि हम फ्रिक्शन को कम किस तरह कर सकते हैं? लुब्रिकेंट इस्तेमाल करके, और जो स्लाइडिंग पार्ट है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए रोलिंग पार्ट से। तो बेटा यहाँ तक के इस लेक्चर को रखते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर 4 ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।